वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है वास्तविक एवं आदर्शात्मक अर्थशास्त्र। मैं शिव शर्मा, सहायक आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय राजगढ़, आपका स्वागत करता हूँ। जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं पुनः मैं बता दूं, वास्तविक एवं आदर्शात्मक अर्थशास्त्र। किसी भी विषय के संबंध में दो तरीके की धारणाएं होती हैं, एक तो यथार्थ और एक आदर्श। ये यथार्थ और आदर्श की जो धारणाएं हैं उन्हीं का विश्लेषण, उन्हीं का अध्ययन और मनन जो है आज हम कर रहे हैं, वास्तविक और आदर्शात्मक अर्थशास्त्र। जहां तक वास्तविक अर्थशास्त्र का संबंध है, अर्थशास्त्र में भी अन्य जो सामाजिक विज्ञान है उनकी ही भांति विश्लेषण के दो आधार माने गए। पहला तो वास्तविक विश्लेषण और दूसरा आदर्शात्मक विश्लेषण। अब बात करते हैं वास्तविक विश्लेषण के बारे में। जहां तक वास्तविक अर्थशास्त्र या विश्लेषण का संबंध है या वास्तविक अर्थशास्त्र का संबंध है, यह विश्लेषण की वस्तु स्थिति का अध्ययन कर तथ्यों को वास्तविक रूप में प्रस्तुत करने का कार्य करता है। यानी जो जैसा है उसका प्रकटीकरण उसी तरीके से कर देना, तथ्यों के आधार पर जो चीज जैसी है उसका प्रकटीकरण उसी तरीके से कर देना, ये वास्तविक अर्थशास्त्र कहलाता है। जैसा तथ्यों का वास्तविक प्रकटीकरण यानी किसी भी कारण या किसी भी परिणाम के मध्य का जो संबंध है, उस यथार्थ संबंध को वास्तविक रूप में प्रकट कर देना, बता देना, यही वास्तविक अर्थशास्त्र है। यह विश्लेषण या यह विधा या यूं कहें कि वास्तविक अर्थशास्त्र जो है वह क्या, क्यों और कैसे इन चीजों का अध्ययन करता है। जैसे कोई भी परिस्थिति है आर्थिक, उसके पीछे क्या कारण रहे, कैसे वो निर्मित हुआ और क्यों वो निर्मित हुआ, इसके संबंध में जब हम चर्चा करेंगे, वार्ता करेंगे या उसका अध्ययन करेंगे तो ये वास्तविक अर्थशास्त्र कहलाता है। या यूं भी कहें कि यह किसी भी आर्थिक क्रिया के परिणाम के पीछे छिपे हुए कारणों का स्पष्टीकरण या उनकी व्याख्या प्रस्तुत करता है। एक चीज विशेष ध्यान देने योग्य बात है, वो ये है कि यह परिणाम के सही और गलत होने का विश्लेषण नहीं करता, ये केवल ये बताता है कि साहब इस चीज के पीछे ये कारण थे और इसके परिणाम ये रहे। ये किसी भी तरीके का आदर्श या किसी तरीके की आइडियल पोजीशन की बात नहीं करता है कि साहब ये चीज ऐसी है तो ऐसी क्यों है, ये ऐसी होनी चाहिए थी या इसमें ये चीजें होनी चाहिए थी। यह इन चीजों के संबंध में बात नहीं करता। यह अर्थशास्त्र के क्रमबद्ध, तर्कपूर्ण और उचित निष्कर्ष तक पहुंचने का एक माध्यम है या उसका एक निष्कर्ष प्रदान करता। उदाहरण के लिए एग्जाम्पल कि यदि किसी वस्तु की मांग मात्रा और कीमत के संबंध की बात, तो ये स्पष्ट है कि यदि कीमतें बढ़ती हैं तो वस्तु की मांग मात्रा जो है वो कम हो जाती है और यदि कीमतें कम होती हैं तो वस्तु की जो मांग मात्रा है साहब वो बढ़ जाती है। ये सर्वविदित। अब वास्तविक अर्थशास्त्र केवल और केवल यह बताने का कार्य करता है कि मांग और पूर्ति की जो दो शक्तियां हैं, जिनके सामंजस्य या संयोग या संतुलन के आधार पर, मांग और पूर्ति के उस साम्य के आधार पर कीमतों और वस्तु की मांग मात्रा का जो निर्धारण है, वो निर्धारण किस तरह से हुआ है, क्यों हुआ है और क्या उसका प्रभाव है। जैसे यदि मान लीजिए पूर्ति में किसी तरीके का परिवर्तन होता है उस साम्य की स्थिति में, यदि पूर्ति बढ़कर ज्यादा हो जाती, जैसे ही पूर्ति बढ़ेगी और मांग के अपने पूर्व स्तर पर रहने के कारण जो कीमतें हैं उन कीमतों में कमी आ जाएगी। यह विश्लेषण या वास्तविक अर्थशास्त्र जो है वो केवल इसी चीज को बतलाता है
कि साहब ये कारक इसके पीछे कार्य किया कि जैसे ही पूर्ति में वृद्धि हुई, ये एक कारक बन गया, एक कारण बन गया कि साहब पूर्ति में वृद्धि हो गई और उस पूर्ति में वृद्धि होने के कारण जो मांग की मात्रा है वो पूर्व के अपने स्तर पर जब बनी हुई है तो इस वजह से कीमतों में कमी आ गई है, या पूर्ति के कम होने की वजह से कीमतों में वृद्धि हो गई। उस कारण की वजह से जो परिणाम यानी कीमतों का कम हो जाना या कीमतों का बढ़ जाना, जो चीज हमारे सामने आती है वास्तविक रूप में, यथार्थ रूप में, उसी रूप में हमारे सामने प्रस्तुत करने का जो कार्य करता है वो वास्तविक अर्थशास्त्र कहलाता है। यह विश्लेषण कीमत और मांग मात्रा के संबंध को बतलाता है, किंतु यह इस बारे में बिल्कुल बात नहीं करता है कि मूल्य क्या होना चाहिए या मूल्य में वृद्धि सही है या गलत है। ये इस तरीके का कोई आदर्श प्रस्तुत करने का प्रयास नहीं करता, ये इस तरीके का विचार नहीं देता कि साहब इसके पीछे ये कारण रहा, ये कारण होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, कीमतें जो बढ़ी हैं वो बढ़नी चाहिए थी या नहीं बढ़नी चाहिए थी, उन कीमतों का बढ़ने का जो समाज पर या व्यक्ति विशेष पर जो प्रभाव है वो सकारात्मक है, नकारात्मक है, उससे वो प्रभावित हो रहा है, उसका कल्याण नहीं हो रहा है, ये इस तरीके से होना चाहिए था, वो उस तरीके से होना चाहिए था। इन चीजों के बारे में वास्तविक अर्थशास्त्र बात नहीं करता है। वास्तविक अर्थशास्त्र तो साहब केवल इतनी बात करता है कि ये एक कारण है और इस कारण की वजह से ये परिणाम हमारे सामने आया, ये मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ। जैसे मैं अब आपको बता रहा हूँ कि साहब ये एक वास्तविक और आदर्शात्मक अर्थशास्त्र के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये तथ्य हैं जिन तथ्यों के आधार पर हम बात कर रहे हैं, जो भी चीजें वो सीधा सीधा मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ और उसमें कहीं मैं ये नहीं कह रहा कि हमें इस तरह से इसका अध्ययन करना चाहिए था या उस तरीके से अध्ययन करना चाहिए था, इस चीज में ये चीजें होनी चाहिए थी, वो चीजें, उन चीजों के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं केवल सीधी बात कर रहा हूँ कि साहब ये इसके मूल बात है, जिन मूल बातों के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये इस तरीके का जो सीधा और तर्कपूर्ण ना होकर यथार्थ या वास्तविक जो संबंध की बात है, तो इसमें किसी तर्क वितर्क की बात नहीं है, सीधा और स्पष्ट जो संबंध का निर्माण है उस संबंध के निर्माण को आप तक पहुंचाने और बताने का जो मार्ग है या जो माध्यम है या जो तरीका है, वो तरीका वास्तविक अर्थशास्त्र कहलाता है। यह आर्थिक समस्याओं की प्रकृति और सीमा पर प्रकाश डालता है। यह भूत, वर्तमान और भविष्य के संबंध में तथ्यों और आंकड़ों पर आधारित होता है। प्रेजेंट कंडीशन में ये कारक इसके पीछे रहे और उसका परिणाम ये रहा। पूर्व में इस तरीके की स्थितियां उत्पन्न हुई और पूर्व में वो कारण इसके पीछे रहे और परिणाम ये रहा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बताऊं कि प्रेजेंट सिनेरियो में अगर हम बात करें, ओवरऑल इकोनॉमी के बारे में हम बात करें, तो साहब हम एक चीज जान पाते हैं अर्थशास्त्र में कि हम कई बार वर्तमान पक्ष को जानने के लिए पूर्व अनुभवों का इस्तेमाल करते हैं। हम ये कहते हैं कि इस तरह की स्थितियां पहले भी बनी थी, इसके पीछे ये कारण रहे। फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे कोविड-19 की पोजीशन चल रही, जो भी लोग हैं वो इस कोविड-19 को समझाने, इस वायरस की चीज को समझाने से पहले स्पेनिश वायरस की बात करते हैं जिसको हम प्लेग कहते हैं। कैसा 1908 में, मतलब 1800 के लगभग में या 1900 के शुरुआत के दौर में इस तरीके की एक बीमारी पहले भी आई थी और उस बीमारी का कारण ये रहा और उसका परिणाम ये रहा कि करोड़ों लोगों की जान उसमें चली। वो कारण और उसके परिणाम के बारे में एक वास्तविक अध्ययन, ये नहीं इसमें बात हो रही है कि साहब नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था, वो बीमारी नहीं फैलनी चाहिए थी, ये हो जाता, वो आदर्श की कोई बात, सीधी बात कि साहब ये उसके पीछे कारण था और ये उसका परिणाम है। अब जैसे कोविड-19 के बारे में बात हो रही है कि कोरोना जो वायरस है वो इसके पीछे साहब और इसका परिणाम ये है कि व्यक्ति बीमार हो रहा है, उसको जो हेल्थ उसकी पोजीशन है वो डाउन हो रही है, बीमार होने के साथ साथ में ये भी स्थिति है कि वो अपने डेड पोजीशन तक पहुंच रहा है। ये सारी चीजें एक वास्तविक रूप में वो बताया कि ये कारण है और ये इसका परिणाम। ये उन कथनों और विचारों का विश्लेषण नहीं करता,
कथन या विश्लेषण, कथन और विचार, यानी एक व्यक्ति ने ये कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था या ऐसा होना चाहिए था, ये इन चीजों की बात नहीं करता, ये सीधी बात करता है कि ये चीज इसके पीछे है, ये इसके पीछे कारक है या कारण है और इसका परिणाम साहब ये रहा, ये सीधी उस संबंध में बात करता है, यही वास्तविक अर्थशास्त्र कहलाता है। अब हम बात करते हैं आदर्शात्मक अर्थशास्त्र। यह आर्थिक विश्लेषण की वह विधा या शाखा है जिसमें क्या है और कैसे है के स्थान पर क्या होना चाहिए को अपना अध्ययन का आधार बनाता। यह कैसे होना चाहिए के स्थान पर क्या होना चाहिए को अपने अध्ययन का आधार बनाता। अब ये जो शब्द है कैसे होना चाहिए, ये अपने आप में एक विचार है, एक तथ्य है, एक तर्क है। इस विचार, इस तथ्य, इस तर्क को प्रस्तुत करने का जो तरीका है, ये अपने आप में एक आइडियल चीज बताने की कोशिश कर। जैसे हम एक सामान्य बात करें कि एक विद्यार्थी को इस तरह का होना चाहिए, यानी वो उसके संबंध में एक आदर्श को स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पेरेंट्स से कई बार हमारी बात होती है, वार्तालाप होता है, तो हमारे पिताजी जो पुराने भाई, हम तो इस तरीके के थे कि हमारे पिताजी ने कोई बात कह दी तो वो टलती नहीं, यानी वो हमारे सम्मुख उस आदर्श को प्रस्तुत करने की कोशिश करने की ऐसा होना चाहिए, यानी आप लोग भी उसी तरीके के बनो जिस तरीके के हम थे। ये उनका एक विचार है, ठीक है। यही बात आदर्शात्मक अर्थशास्त्र पर लागू होती है कि यह क्या और कैसे के स्थान पर क्या होना चाहिए के बारे में बात करता है। ये कारण और परिणामों के संबंध में उचित और अनुचित होने पर सवाल उठाता है। उचित और अनुचित होने पर सवाल उठाता है, इसका मतलब है कि यदि ये परिस्थितियां निर्मित हुई, इसके पीछे ये कारक रहे, ये परिणाम रहे, तो वो जो परिस्थितियां, ये जो निष्कर्ष निकल कर हमारे सामने आया, उसके संबंध में ये अपना एक आदर्श या उसके उचितता अनुचितता के संबंध में वार्तालाप करने या बतलाने का प्रयास करता है। यानी वो उस कारक और परिणाम के संबंध में एक आदर्श प्रस्तुत करता है, एक नीतिगत विचार प्रस्तुत करने का प्रयास करता है, या यूं कहें कि उस आदर्श की प्राप्ति के लिए एक मार्ग का निर्माण करता है या मार्गदर्शक का कार्य करता है कि साहब ये नहीं होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, ये चीजें बहुत अच्छी हैं, इन चीजों से ये हो सकता है, इससे ये हो सकता है। वो एक उसका एक आधार निर्मित करता है उस आदर्श को प्रस्तुत करने, उस आदर्श को बनाए रखने का। जहां तक संबंध आदर्शवादी अर्थशास्त्र की है, ये कल्याणवादी विचार, कल्याणवादी विचार से मेरा मतलब है कि ये उस पक्ष के बारे में बात करता है कि साहब इस चीज से लोगों का कल्याण होना चाहिए। कोई भी कारण है, उसका जो परिणाम आया, ये कहता है नहीं साहब अगर वो गलत है, सही है, वास्तविक अर्थशास्त्र केवल उसके कारण और उसके परिणाम के बारे में बात करता है। वो ये नहीं बताता कि ये गलत है, ये अच्छा है, या इसमें ये होना चाहिए, उसमें वो होना चाहिए, वो उन चीजों की बात नहीं करता। आदर्शात्मक अर्थशास्त्र इस संबंध में बात करता है कि साहब नहीं साहब ये इस तरीके से होना चाहिए था ताकि इस तरीके से लोगों को इससे फायदा होता, ये चीज गलत हो गई, ये चीज बढ़िया हो जाती, ये इस तरीके से हो जाती, यानी वो उसके वेलफेयर के संबंध में भी, एक व्यक्ति विशेष या समाज विशेष के वेलफेयर के संबंध में भी बात करता है। यह वास्तविकता के स्थान पर एक आदर्श से संबंधित बात करता है। इसमें कथनों और विचारों को महत्व दिया जाता है। वास्तविक अर्थशास्त्र में कथन और विचार के संबंध में कोई महत्व की बात नहीं की जाती, उसमें सीधा और स्पष्ट बात की जाती है कि यह कारक है और यह इसका परिणाम। लेकिन आदर्शात्मक अर्थशास्त्र में साहब किसी व्यक्ति ने कोई बात कही कि नहीं साहब ये इस तरीके से होना चाहिए, क्या होना चाहिए के स्थान पर अगर क्या हुआ, कैसे हुआ, ये बात होती है तो ये वास्तविक अर्थशास्त्र। लेकिन क्या होना चाहिए की जब बात शुरू हो जाती है तो वो आदर्शात्मक अर्थशास्त्र कहलाता है। इसमें व्यक्ति का जो विचार, भाई मैं ये मानता ऐसा होना चाहिए,
मैं ये मानता हूं ऐसा होना चाहिए, ये जो बात है, ये जो कथन है, ये जो विचार है, आदर्शात्मक अर्थशास्त्र जो है, उस आदर्शात्मक अर्थशास्त्र में मेरी इस चीज को, इस विचार को, इस कथन को महत्व दिया जाता है, जबकि वास्तविक अर्थशास्त्र में इसका कोई लेना देना नहीं। यह किसी भी आर्थिक समस्या के समाधान का प्रस्तुतिकरण करती, यानी कोई भी समस्या है साहब, उसका ये निदान या परिणाम हम कर सकते, ये विचारों का मूल्यांकन भी करते, किंतु उसकी सत्यता की जांच के बारे में बात नहीं करता। मैंने कोई भी स्टेटमेंट दे दिया, कोई बात कर दी, अब उसमें कितनी सत्यता है, कितनी असत्यता है, आदर्शात्मक अर्थशास्त्र उसके बारे में बात नहीं करता। लेकिन वास्तविक अर्थशास्त्र के संबंध में जहां तक बात है, तो उसमें सत्यता की जांच किया जाना संभव है, क्योंकि जो पैरामीटर हम लेते हैं, जिन आधारों पर हम बात करते हैं कि साहब मांग और पूर्ति की जो दो शक्तियां हैं, उनके पीछे ये कारण रहे और इसका ये परिणाम रहा, तो ये बात सत्य है या असत्य है, उनको आंकड़ों के आधार पर या उस अध्ययन की सामग्री के आधार पर विश्लेषित किया जा सकता है, उनका मूल्यांकन किया जा सकता है, उनका प्रमाणीकरण किया जा सकता है। लेकिन साहब कथन और विचार के संबंध में मूल्यांकन या प्रमाणीकरण की जो बात है वो संभव नहीं हो पाती। हाँ, आदर्शात्मक अर्थशास्त्र के बारे में जो बात है कि ये व्यक्ति को तार्किक बना देता है, व्यक्ति तर्क करता है। तर्क किस रूप में करता है कि साहब ये होना चाहिए, अब वो कैसे होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, उन चीजों के बारे में वो कभी बात नहीं करते। जैसे फॉर एग्जाम्पल, दो तीन लोग बैठे हैं किसी विषय पर, अगर उन पर चर्चा हो रही है, तो एक व्यक्ति भाई मैं तो ये मानता हूं ये होना चाहिए, जब उससे पूछा जाता है कैसे, भाई मुझे नहीं पता पर ये होना चाहिए। तो ये वाली जो बात है, ये जो चीज है, यही चीज जो है साहब, इस चीज को ही हम कहते हैं कि ये जो बात है वो बात आदर्शात्मक अर्थशास्त्र की बात। अब हम बात करते हैं कि वास्तविक अर्थशास्त्र और आदर्शात्मक अर्थशास्त्र के बीच में अंतर क्या। जहां तक वास्तविक अर्थशास्त्र का संबंध है, ये भूत, वर्तमान और भविष्य के आर्थिक मुद्दों से संबंधित है, वहीं आदर्शात्मक अर्थशास्त्र महज विचारों से संबंधित। जहां तक वास्तविक अर्थशास्त्र का संबंध है, यह क्या, क्यों और कैसे से संबंधित एक बात है, वहीं आदर्शात्मक अर्थशास्त्र का संबंध क्या होना चाहिए से होता है। वास्तविक अर्थशास्त्र में सत्यता और असत्यता दोनों पाई जाती है, यानी परीक्षण या उसका प्रमाणीकरण किया जाना संभव है, किंतु आदर्शात्मक अर्थशास्त्र में इस तरीके का प्रमाणीकरण या जांच, सत्यता असत्यता की जांच किया जाना संभव नहीं होता है। और वास्तविक अर्थशास्त्र में जहां कथन मूल्यांकन निहित नहीं होता, वहीं आदर्शात्मक अर्थशास्त्र में कथन मूल्यांकन जो है वो समाहित होता है, यानी किसी भी चीज के संबंध में जो विचार दिया गया, जो तर्क दिया गया, उसको महत्व दिया जाता, जबकि वास्तविक अर्थशास्त्र में उन तर्कों का या उन चीजों का कोई महत्व नहीं होता है। आज आप सबके साथ में हमने वास्तविक और आदर्शात्मक अर्थशास्त्र को समझने, जानने का प्रयास किया। मेरा मानना है कि इस तरीके से आपको वास्तविक और आदर्शात्मक जो दोनों तरीके के अर्थशास्त्र हैं, उनके संबंध में एक सामान्य जानकारी मिली होगी, जो आपके लिए लाभदायक होगी। पुनः एक बार मैं सारांश के रूप में बता दूं कि वास्तविक अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र का वह भाग या शाखा है जिसमें क्या, कैसे और क्यों के संबंध में अध्ययन किया जाता है, जबकि आदर्शात्मक जो अर्थशास्त्र है उसमें क्या होना चाहिए के संबंध में अध्ययन किया जाता है। वास्तविक अर्थशास्त्र जहां तथ्यों को वास्तविक या यथार्थ रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास करता है, वहीं आदर्शात्मक अर्थशास्त्र उन चीजों को एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। इसमें विचारों और तर्कों को महत्व दिया जाता है, जिनके
आधार पर एक व्यक्ति अपनी बात रखता है या अपना एक विचार रखता है। तो आदर्शात्मक और वास्तविक अर्थशास्त्र में जो अंतर है वो मौलिक अंतर यही है कि वास्तविक अर्थशास्त्र जो है वो तथ्यों को उसी रूप में प्रस्तुत करने का कार्य करता है जिस रूप में वो दिखती हैं, जबकि आदर्शात्मक जो अर्थशास्त्र है वो तथ्यों को उस रूप में रखने का प्रयास करता है कि वो क्या हो सकती हैं, यानी उसमें किस तरीके से एक आदर्श का पुट डाला जा सकता है, आदर्श के रूप में उसे प्रस्तुत किया जा सकता है। इन चीजों के बारे में आज हमने बात की। मैं समझता हूं कि आपको इस विषय के संबंध में एक सामान्य और अच्छी जानकारी मिली होगी। आप लोगों ने इस विषय के संबंध में अध्ययन किया मेरे साथ में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।